आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है पंचुएशन। पहले देखते हैं कि पंचुएशन का मतलब क्या है। पंचुएशन हेल्प्स टू सेपरेट वन सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस और वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम अनदर। इसका मतलब कि पंचुएशन जो है वो हमें दो सेंटेंसेस को अलग करने में, सेंटेंस मतलब दो वाक्यों को अलग करने में मदद करती है, या अगर एक ही सेंटेंस हो तो उसमें उसके कोई पार्ट या कोई भाग को हम अलग कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? पंचुएशन की हेल्प से। A wrong use of punctuation can change the sense of the sentence completely. अगर हम पंचुएशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य है, उसका मतलब ही बदल जाएगा। कैसे? एक एग्जाम्पल देखते हैं। दो सेंटेंस हैं, उसमें सेम शब्द यूज किए गए हैं, लेट्स ईट और ग्रैंडमा। बिल्कुल सेम शब्द है, सिर्फ फर्क इतना है कि पहले वाला जो है सेंटेंस, उसमें कोई पंचुएशन नहीं यूज की गई और दूसरे में हमने पंचुएशन यूज करी है। एक हमने कॉमा लगाया और एक हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो हम देखते हैं कि ये इससे सिर्फ पंचुएशन का इस्तेमाल करने से ऐसा क्या बदलाव आ गया दोनों सेंटेंस में। जो पहला वाला है रेड कलर में, वो क्या बोल रहा है? लेट्स ईट ग्रैंडमा। लेट्स ईट ग्रैंडमा। इसका भाव क्या है कि ये कहना क्या चाहता है, अगर हम पढ़े इसको, कि ग्रैंडमा को ही खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पंचुएशन तो यूज कर ही नहीं गई। तो अगर हम ऐसे सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो उसका यही भाव आता है कि ग्रैंडमा को खा लेते हैं हम। पर दूसरे में क्या है? लेट्स ईट। अब कॉमा है आगे तो मतलब हम थोड़ा पॉज करके बोलते हैं। जब भी कॉमा आता है हम थोड़ा पॉज लेते हैं छोटा सा। लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी ग्रैंडमा को बोल रहे हैं कि चलो खाते हैं। तो सिर्फ एक पंचुएशन पंचुएशन की मदद से हमने दोनों सेंटेंस, दोनों वाक्यों का मतलब बदल दिया। पहले में वो बोल रहा है कि ग्रैंडमा को ही खा लेते हैं, पर हमने दूसरे वाले में पंचुएशन का इस्तेमाल किया, इसलिए जो हम कहना चाहते हैं वो हम अच्छे से समझा पाए। सम इम्पोर्टेंट पंचुएशन मार्क्स आर, अब ये 12 पंचुएशन मार्क्स हैं। पहला है फुल स्टॉप और पीरियड, दूसरा कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, इन्वर्टेड कॉमास, डैश, हाइफन, अपॉस्ट्रोफी, ब्रैकेट्स और कैपिटल लेटर्स। ये 12 हैं। हम आज करेंगे इस वीडियो में, और बाकी मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो पहला देखते हैं फुल स्टॉप और पीरियड। फुल स्टॉप हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज कैसे किया जाता है? इट मार्क्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस विच इज नॉट अ क्वेश्चन और एन एक्सक्लेमेशन। मतलब अगर हमें किसी भी सेंटेंस का एंड करना हो, सेंटेंस को, कि हमने कोई भी वाक्य बोला उसका एंड करना हो, तो हम किसकी मदद से करते हैं? फुल स्टॉप की मदद से। इसलिए जब भी हमें कोई आम सा कोई सेंटेंस या कोई वाक्य लिखा है और उसमें हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, या उसमें कोई एक्सक्लेमेशन मतलब किसी भी तरह की कोई भावना हम नहीं बोल रहे, उसमें उसमें नहीं समझ आ रही हमें, तो अगर एक सिंपल सा आम सा सेंटेंस है तो हम हमेशा उसके आगे फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जाम्पल है, प्लीज हैव अ सीट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू द पार्क। तो जब भी हमें किसी भी वाक्य को खत्म करना है तो उसके आगे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। और कहाँ इस्तेमाल होता है फुल स्टॉप? आफ्टर इनिशियल्स और एब्रिवेशंस। जैसे अगर एब्रिवेशंस क्या होते हैं, कि अगर किसी भी, मान लो कंपनी का नाम है या किसी भी जगह का नाम है, तो अगर हमें उसको छोटा करके लिखना होता है उसके नाम को, तो हम एब्रिवेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सितंबर को अगर हमने छोटा करके लिखना होता है, सितंबर नहीं लिखना होता, तो हम क्या लिखते हैं? SEPT
और आगे क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप या पीरियड। वैसे ही दूसरा क्या है, एनडीए। एनडीए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। पर अगर हमें इसको छोटा करके लिखना होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी को, तो हम क्या लिखते हैं, N.D.A. डॉट। ये फुल स्टॉप हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। या फिर हो सकता है किसी के नाम, कुछ लोग अपना नाम पूरा नहीं बोलते, अपने नाम का फर्स्ट जो अक्षर होता है सिर्फ वही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नाम ऐसे लिख दिया, RP कौर। तो अगर हम कुछ लोग जैसे अपना नाम पूरा नहीं लिखते कहीं पे, तो वहां पे भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, R.P.कौर। ऐसे किसी के नाम पे भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा क्या है, डॉक्टर। अगर हम डॉक्टर नहीं लिखना चाहते पूरा, तो हम कैसे लिखते हैं डॉक्टर को, DR, और आगे क्या लगाते हैं, डॉट, यानी कि फुल स्टॉप। तो ये दो तरीकों से हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अगला क्या है, कॉमा। अब कॉमा का इस्तेमाल कैसे होता है, इट इज यूज टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस। मतलब अगर एक जैसे शब्द या एक जैसी फ्रेज, मतलब फ्रेज क्या होते हैं, दो तीन शब्दों को जोड़कर हम कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो हम उसको फ्रेज कहते हैं। तो अगर ऐसे ही सिमिलर वर्ड्स, यानी कि एक जैसे वर्ड्स, एक जैसे शब्द या फ्रेजेस का इस्तेमाल किया हो, तो हम उनको अलग कैसे करते हैं, कॉमा की मदद से। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, टोनी रैन टूवर्ड्स मी, फेल, येल्ड एंड फेंटेड। तो ये उसने तीन चार चीजें करी टोनी ने। वो पहले भागा मेरी तरफ, फिर गिर गया, फिर चिल्लाया, फिर वो फेंट हो गया यानी कि बेहोश हो गया। तो ऐसे एक जैसे शब्द थे, और वो हमें कुछ बताना चाह रहे थे कि टोनी क्या क्या कर रहा है, पहले आता है, भागता है, फिर गिरता है, फिर चिल्लाता है, फिर फेंट यानी कि बेहोश हो जाता है। तो इसको हमने अलग कैसे किया, कॉमा की मदद से। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, टोनी रैन टूवर्ड्स मी, फेल, yelled and fainted। दूसरा क्या है, I had soup, chicken, dessert and coffee। तो एक वो अपनी खाने की बात बता रही है कि मैंने क्या क्या खाया। तो ये एक जैसे ही शब्द थे, तो हमने उसको कैसे अलग किया, खाने की चीजें थी ना, एक जैसे शब्द ही थे, तो हमने उसको कॉमा की मदद से अलग करा हर एक शब्द को। दूसरा हम कैसे यूज करते हैं कॉमा को, आफ्टर वर्ड्स लाइक यस, नो, वेल। मतलब व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद सच वर्ड्स, अगर किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य की शुरुआत में ही यस, नो या वेल लिखा हो, तो हम उसके आगे कॉमा लगाते हैं। एग्जाम्पल, यस ही केम, हाँ वो आया था। दूसरा क्या है, नो आई वॉन्ट कॉफी, नहीं मुझे कॉफी चाहिए। वेल यू कैन गो टुमारो, तुम कल जा सकते हो। तो ऐसे ही अगर यस, नो या वेल हो किसी भी वाक्य की शुरुआत में, तो उसके बाद हमेशा कॉमा लगता है। तीसरा क्या है, कुछ क्वेश्चंस में भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर अ नर्स, आंट यू। तो कोई बोलता है ऐसे किसी को कि तुम नर्स हो ना, फिर वो पूछता है कि नर्स ही हो ना तुम। तो ऐसे भी हम कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले कोई सेंटेंस या कोई वाक्य बोल रहा है, और उसके बाद वो उसी वाक्य के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मैं ये बोला मैंने सेंटेंस, ये सही है या गलत है। फिर दूसरा क्या है, यू लिव इन मुंबई, राइट। तो वो उससे पूछ रहा है फिर उसके बाद कि जो मैंने ये सेंटेंस बोला ये सच है ना। तो जब ऐसे सेंटेंस आए, ऐसे वाक्य आए जिसमें एंड में कोई क्वेश्चन भी पूछा गया हो, जब सेंटेंस खत्म होता है हमारा, जो उसने कोई भी वाक्य बोला उसके बाद उसने एक क्वेश्चन भी पूछा, तो हम उस सेंटेंस के बाद कॉमा लगाते हैं, यानी कि किसी उस क्वेश्चन के स्टार्ट होने से पहले पहले। तीसरा क्या है, प्लीज वर्क हार्ड, ओके। तो उसने बोला कि मेहनत से काम करना, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है कि समझ आ गया ना।
इसलिए उसने दोनों सेंटेंस और क्वेश्चन को जब अलग करना हो तो हमने बीच में क्या लगा देना है, कॉमा। ऐसे 3 तरीकों से हम कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। तीसरा है सेमीकोलन। सेमीकोलन का काम क्या होता है? पहला, टू सेपरेट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस मतलब जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो अगर हम अलग लिखेंगे तब भी उन सेंटेंस का अर्थ वही रहेगा, साथ लिखेंगे तब भी। पर अगर हम वही सेंटेंस, वही वाक्य को साथ लिख रहे हैं तो उनको अलग भी तो करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेमीकोलन। जैसे पहला क्या है, ही इज ऑन टॉप, आई एम एट द बॉटम। तो ये सेंटेंस अगर अलग से लिखे जाए तो उसमें सेंटेंस में कुछ फर्क तो नहीं आएगा। अगर एक सेंटेंस होता ही इज ऑन टॉप, दूसरा होता आई एम एट द बॉटम, तो तब भी यही बात कही जा रही है, पर हमें इसे एक सेंटेंस में लिखना है। तो हम उनको अलग कैसे करेंगे, उन दोनों सेंटेंसेस के व्यर्थ को अलग कैसे करेंगे, मीनिंग को अलग कैसे करेंगे, उनके बीच में सेमीकोलन लगा के। ही इज ऑन टॉप, आई एम एट द बॉटम। दूसरा क्या है, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। ये 3 अलग सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट है, मतलब आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये ऐसे अलग 3 सेंटेंसेस की तरह भी लिखे जाते हैं तब भी उनका मतलब सेम ही होता, पर क्योंकि हमें इनको एक सेंटेंस में लिखना है तो उनका मीनिंग, उनका भाव अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। सेमीकोलन जहां भी आपको दिखे हम उसमें कॉमा से थोड़ा लंबा पॉज लेते हैं, थोड़ी ज्यादा देर रुक के फिर बोलते हैं अगला सेंटेंस। दूसरा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम सेमीकोलन, टू डिवाइड सेंटेंस विच इज कनेक्टेड बाय कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या थे, हमने किए थे पिछली वीडियो में, ऐसे शब्द जो दो सेंटेंसेस, दो वाक्यों को जोड़कर एक नया और बड़ा वाक्य बनाए। तो कंजंक्शंस कौन कौन से हैं इसमें, देन, हाउएवर, देयरफॉर, फॉर, स्टिल, अदरवाइज, येट। अगर ऐसे ही हमें कोई सेंटेंस दिया हो जहां पे कंजंक्शंस हो इनमें से कोई भी, तो उन सेंटेंस को थोड़ा अलग करने के लिए, दोनों सेंटेंसेस को अलग करने के लिए हम बीच में लगा देते हैं सेमीकोलन। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है वॉक फास्ट, अदरवाइज यू विल मिस योर फ्लाइट। दूसरा क्या है, आई कॉल्ड अगेन एंड अगेन येट नो वन पिक्ड इट अप। तो इसमें हमने कंजंक्शन भी यूज किया, हमने पंचुएशन भी यूज करा, हमने दोनों चीजें यूज करी। और कंजंक्शन से पहले हमने क्या लगाया, सेमीकोलन। किस लिए, ताकि जो दो सेंटेंसेस हैं, दो वाक्य हैं, उनमें हम थोड़ी भेदभाव कर सकें, उनको थोड़ा अलग कर सकें, ताकि जो हम कहना चाहते हैं वो अच्छे से समझ आए उस सेंटेंस में। इसलिए हमने पंचुएशन का इस्तेमाल किया। तीसरा है टू रिप्लेस अ पीरियड एंड टू नैरो द गैप बिटवीन टू क्लोजली लिंक्ड सेंटेंसेस। पीरियड का मतलब फुल स्टॉप। तो अगर हमें कोई एक सेंटेंस दिया है और उसमें से हमें फुल स्टॉप को हटाना है, ठीक है, जैसे यहाँ क्या है, सेंटेंस एग्जांपल दिए, कॉल मी टुमारो, यू कैन गिव मी एन आंसर देन। तो वैसे अगर हम ये दो अलग अलग होते वाक्य तो बीच में तो फुल स्टॉप लगा होता ना, कॉल मी टुमारो हमारा पहला सेंटेंस होता, फिर फुल स्टॉप आता, फिर आता यू कैन गिव मी एन आंसर देन। पर अगर हम चाहते हैं कि ये दो हम अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग वाक्य की तरह ना लिखें, पर एक ही वाक्य में लिख दें इसको, क्योंकि ये आपस में कितने मिलते जुलते हैं, आपस में लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, एक जैसे हैं, तो हम अपनी बात एक सेंटेंस में भी तो कर ही सकते हैं। और वो हम बात एक सेंटेंस में कैसे करेंगे, सेमीकोलन लगा के। कॉल मी टुमारो ये हमारा पहला वाक्य था,
फिर हमने लगा दिया सेमी कॉलन और फिर बोला यू कैन गिव मी एन आंसर देन, कॉल मी टुमारो, यू कैन गिव मी एन आंसर देन। ये आपस में एक जैसे सेंटेंस थे, इसलिए हमने यहाँ बीच में क्या लगा दिया, सेमी कॉलन, ताकि हमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत ना पड़े और हम जो कहना चाहते हैं वो हम एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य में बोल पाए। आगे है कॉलन। अब कॉलन को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, आफ्टर अ वर्ड इंट्रोड्यूसिंग अ कोटेशन, एन एक्सप्लेनेशन, एन एग्जाम्पल और अ सीरीज। कोटेशन यानी कि कोई कोट, मतलब हमने कोई उदाहरण दिया है या कोई डायलॉग किसी ने कुछ बोला है कभी, तो हम अगर किसी और को बताना चाहते हैं कि इसने ये बोला, तो हम उसको कोट्स में लिखते हैं और उसको बोलते हैं कोटेशन। और क्या हो सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन दियो, कुछ समझाया हो किसी ने, कोई एग्जाम्पल दियो किसी ने, वो हमें किसी और को बतानी हो तो हम उसमें भी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं बताते टाइम। या कोई सीरीज, मतलब हम एक जैसी चीजों के बारे में बात कर रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझते हैं कि हर एक चीज से कैसे कॉलन यूज किया जा सकता है। पहला है, ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 3 सब्जेक्ट्स, फिर हमने यूज किया कॉलन और हमने फिर बताया कि वो 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, फिजिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। तो ये सीरीज की बात हो रही थी यहाँ पे कि अब वो अपने सब्जेक्ट्स बताना चाहता है, तो अलग अलग बताने के को छोड़कर उसने सोचा कि मैं एक ही सेंटेंस में बताता हूँ। तो उसने कैसे बताया, ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 3 सब्जेक्ट्स, और वो बताने से पहले हमने क्या इस्तेमाल किया, कॉलन का, कि अब इसके बाद मैं अपने 3 सब्जेक्ट्स के नाम लिखूंगा, जो है फिजिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। दूसरा है, देन ही सेड आई रियली कैन नॉट हेल्प यू इन एनी वे। तो ये किसी और के साथ बात हुई होगी, मान लो 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, फिर उसमें से एक तीसरा को जाके बताता है कि हमारे बीच में ना ये बात हुई है। तो ये क्या है, हम किसी और की बात बता रहे हैं और हम जब हम किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में वो लिखते हैं, तो हम इसी तरह से लिखते हैं, उसको कोट्स में डालते हैं। हम ये कोट्स का भी पढ़ेंगे, जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स डाले हैं ना ऊपर, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कब कब यूज होते हैं और कैसे यूज करते हैं। पर अगर हमें ये कहीं लिखना हो, ऐसे कोट्स में लिखना हो इस तरह से कि ये बात हुई है हमारे बीच में, तो हम वो बात लिखने से पहले हमेशा कॉलन लगाते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस में लगाया हुआ है, देन ही सेड, फिर वो बात बताने लगा है कौन सी बात बोली उसने, पर उससे पहले क्या लगाना जरूरी है, कॉलन। वो जो 2 डॉट्स हैं वो लगाना बहुत जरूरी है, फिर हम अपनी बात रखते हैं। ऐसे थर्ड सेंटेंस देखो, गांधी सेड, गांधी सेड, गांधी ने बोला था। अब हम बताने लगे कि क्या बोला था, क्या लाइन बोली थी, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, कॉलन। जो 2 डॉट्स हैं हम उसको लगाएंगे, उसके बाद ही हम अपनी बात शुरू करेंगे बताना कि गांधी ने क्या बोला था। दूसरा है, कैसे इस्तेमाल करते हैं कॉलन को, बिटवीन सेंटेंसेस व्हेन द सेकंड सेंटेंस एक्सप्लेन्स और जस्टिफाइज द फर्स्ट सेंटेंस। मतलब अगर 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, सेकंड वाक्य है, वो एक्सप्लेन कर रहा हो या जस्टिफाई, मतलब वो बात को समझा रहा हो कि ऐसा हमने क्यों बोला पहले सेंटेंस में, तब हम यूज तब भी हम यूज करते हैं कॉलन उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में। एग्जाम्पल देखते हैं, ट्राई टू कीप योर फ्लैट क्लीन एंड टाइडी, इट विल सेल मोर इजिली। वो बोल रहा है कि अपनी जो फ्लैट है उसको साफ सुथरा रखो, तभी आपका वो फ्लैट बिक पाएगा जल्दी। तो पहले सेंटेंस में वो कुछ काम करने को बोल रहा है और दूसरे में वो बता रहा है कि मैंने ऐसे क्यों बोला तुम्हें, मैंने तुम्हें ये काम क्यों बोला, फिर वो उसके बारे में समझा रहा है कि मैंने फ्लैट को क्लीन रखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि वो
इजीली सेल हो जाएगा, इजीली बेचा जा सकता है फिर। तो ऐसे ही जब भी किसी सेंटेंस में पहले पार्ट में, पहले भाग में हमें कुछ काम बोला हो या कुछ समझाई हो बात और फिर उसका कारण दिया हो अगले में, तब हम उन दोनों के बीच में क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉलन। ट्राई टू कीप योर फ्लैट क्लीन एंड टाइडी, फिर हमने वो 2 डॉट्स लगाए जिसको हम कहते हैं कॉलन। इट विल सेल मोर इजीली। दूसरा है एग्जाम्पल, आई डिडंट हैव टाइम टू गेट चेंज्ड। आई फिर आया कॉलन, फिर हमने बोला आई वॉज ऑलरेडी लेट। तो पहले उसने अपनी बात रखी कि मेरे पास टाइम नहीं था चेंज करने का। फिर दूसरे सेंटेंस में वो रीजन बता रही है कि क्या कारण था मैं मेरे चेंज करने का, जो मेरे को टाइम नहीं मिला उसका कारण क्या था, क्योंकि मैं पहले से ही लेट थी। आई वॉज ऑलरेडी लेट। तो इन दोनों सेंटेंसेस को अलग करने के लिए हमने क्या लगाया बीच में? कॉलन। ऐसे ही हम अपनी बात रखते हैं। पहले हम बोलेंगे आई डिडंट हैव टाइम टू गेट चेंज, जैसे उसने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं था, फिर उसने लगाया कॉलन, फिर उसने उसका कारण बताया कि ऐसा क्यों हुआ, पहले सेंटेंस में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं लेट थी। थर्ड क्या एग्जाम्पल, देयर वॉज वन थिंग शी लव्ड मोर देन एनी अदर, और फिर आगे क्या उसने लिखा? हर डॉग। तो पहले वो बता रही है कि एक ही चीज है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, फिर आया कॉलन, फिर उसने लिखा कौन सी चीज है वो? हर डॉग। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमें कोई अपनी बात पे बात बतानी हो कोई, या किसी पे जोर देना हो, या किसी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना हो कि ये चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तब भी हम ऐसे कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो हमें पता है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन व्हेन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके आखिरी में, यानी कि सेंटेंस खत्म होने के बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। When did Jane leave for the market? ये क्वेश्चन था, when लगा हुआ था आगे। When did Jane leave for the market? तो हमने क्या लगाया आखिरी में? क्वेश्चन मार्क। Where do you live? ये भी एक क्वेश्चन है, तो हमने एंड में क्या लगाया? पंचुएशन कौन सी यूज करी? क्वेश्चन मार्क की। आर यू ड्रिंकिंग टी? ये हमसे कुछ पूछा गया, तुम चाय पीते हो? तो हमने एंड में क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमसे कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछा जा रहा है। तो जब भी हमें किसी सेंटेंस, किसी वाक्य में कोई सवाल पूछा गया हो, तो उसके सेंटेंस खत्म होने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन पॉइंट। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इमोशन or sudden outburst of surprise, joy, grief or add emphasis। अब एक एक शब्द समझते हैं। It is used to express। express का मतलब कोई अपनी भावना के बारे में बताना कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। एंड इमोशन, इमोशन वही होती है भावना कि हमें ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है या हम ऐसा फील कर रहे हैं। और अ सडन आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट क्या होता है? जब एक साथ बहुत सारी भावनाएं होती है हमारे अंदर, तो जब वो बाहर निकलती है तो एक आउटबर्स्ट होता है। एक साथ बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी चीज महसूस कर रहे हैं, फिर उसका वो फट, जैसे बोलते हैं ना, फट जाता है, जैसे बॉम्ब फटता है, वैसे वो सारे के सारे इमोशंस बाहर आते हैं। सारी की सारी फीलिंग्स जो हम महसूस कर रहे हैं वो बाहर आते हैं, उसको कहते हैं आउटबर्स्ट। अब वो आउटबर्स्ट किसका हो सकता है? हो सकता है कोई सरप्राइज कोई चौंका देने वाली बात हो, कोई आश्चर्य की बात हो सकता है खुशी का आउटबर्स्ट हो सकता है कि बहुत सारी खुशी हो रही हो, या बहुत दुख हो रहा हो, ग्रीफ। दुख, ग्रीफ को कहते हैं दुख। या फिर हमें किसी चीज पे एम्फसाइज करना हो या एम्फेसिस देना हो, मतलब हमें किसी चीज को जोर देना हो या किसी चीज पे इम्पोर्टेंस देनी हो कि ये पहले बात, पहले ये सुनो, हम जोर दे रहे हैं किसी बात पे,
उसको कहते हैं एम्फेसिस। अब एग्जांपल्स देखते हैं कहाँ कहाँ एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज किया गया है। पहला है हेल्प हेल्प, कोई हेल्प मांग रहा है तो ये भी वो है, एक इमोशन है कि या फिर वो कैसा महसूस कर रहा है या फिर वो जोर दे रहा है कि मेरे को हेल्प की जरूरत है, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। फिर है दैट्स अनबिलीवेबल, तो ये भी एक, वो कुछ महसूस कर रहा है, एक आउटबर्स्ट हो रहा है, हो सकता है कुछ चौंका देने वाली बात हो सकता है कोई खुशी की बात हो, तब भी हम ऐसे बोलते हैं दैट्स अनबिलीवेबल, ये कैसे हो गया। तीसरा क्या है, गेट आउट। अब हो सकता है किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उसने बोला गेट आउट, बाहर निकल जाओ यहाँ से, तो ये भी एक आउटबर्स्ट है। आउटबर्स्ट किसका है, गुस्से का, किसी को अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने बोल दिया गेट आउट, तो ये यहाँ पे भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे एंड में, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। फिर लास्ट क्या है, लुक आउट, ध्यान रखो, क्या कर रहे हो, ध्यान दो आसपास, तो क्या बोला उसने, लुक आउट, तो यहाँ वो एम्फसाइज कर रहा है कि आसपास ध्यान रखो, वो जोर दे रहा है कि जो तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है उस पे ध्यान दो, तो लुक आउट भी, उसके आगे भी हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।